गुड मॉर्निंग गाइस, मैं डीएम सर और मैं पुनः आप लोग को मैथमेटिक्स की दुनिया में लेके चलता हूँ और वाइस ग्राफ की दुनिया और ग्राफ की दुनिया का नेक्स्ट सीक्वेंस आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स। तो हम लोग देखेंगे आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स है क्या, व्हाट इज आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स। सबसे पहले उसके फंडामेंटल चीज को हम लोग जान लेंगे कि आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स कहते किसको है। देखिए, एक शब्द है आइसो। आइसो से हम लोग को ये समझ जाना है कि किसी भी दो ग्राफ्स की तुलना हम लोगों को करना है। विदाउट दो ग्राफ की तुलना किए हम लोग आइसो शब्द को नहीं लगा सकते हैं। आइसो का मतलब ही होता है किसी भी दो चीजों की तुलना करना। तो मैथमेटिक्स में आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स की अगर यदि हम बात करें तो ग्राफ्स कहने का मतलब वर्टेक्स और एज होना ही चाहिए। तो एक ग्राफ्स और ये दूसरा ग्राफ्स, ये ग्राफ G1, ये ग्राफ्स G2, दो ग्राफ्स की अगर यदि हम लोग तुलना करते हैं तो उस पर हम लोग एक रिलेशन पाते हैं, जिस रिलेशन का नाम है आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स। तो हम लोग देखते हैं कि आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स होता कैसे है। टू ग्राफ्स G1 which have vertex V1 and edge E1 and graph G2 vertex V2 and edge E2 are said to be isomorphic if there exists a one-to-one correspondence between their vertex sets V1 and V2 and one-to-one corresponding between their edge sets E1 and E2। कहने का यह मतलब किसी के दो वर्टेक्स या किसी दो एड्स कॉरस्पॉन्ड्स होना चाहिए। जब तक कॉरस्पॉन्डेंस नहीं होगा तो हम उसको आइसोमॉर्फिक शो नहीं कर सकते हैं। इससे बेहतर और जानने के लिए उसको हम लोग कहते हैं इन द अदर वर्ड्स। इससे बेहतर और समझने के लिए हम लोग करते क्या है कि दो ग्राफ्स को लेते हैं और दो ग्राफ्स के बीच हम लोग तुलना करते हैं। तो तुलना कैसे करेंगे? तो कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है वो आइडेंटिकल होती है। आइडेंटिकल कहने का मतलब हो सकता है वर्टेक्स आइडेंटिकल होगा, हो सकता है एड्स आइडेंटिकल हो सकता है। तो जनरली ग्राफ में दो ही चीज होते हैं, वर्टेक्स और एज। यदि वर्टेक्स और एज होता है तो श्योर है कि वर्टेक्स और एज दोनों आइडेंटिकल होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि होना क्या क्या चाहिए। तो पहला, आइसोमॉर्फिक होने के लिए एज जो है, एजेज जो है वह पहला ग्राफ का और दूसरे ग्राफ का एज वो इक्वल होना चाहिए। अगर मान लिया जाए कि ये पहला ग्राफ G1 है, ये दूसरा ग्राफ G2 है, तो पहला ग्राफ का एज दूसरे ग्राफ के एज के कोरस्पॉन्डेंस होना चाहिए, यानी इक्वल होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट ये है कि वर्टेक्स जो है, वर्टेक्स पहला ग्राफ का फर्स्ट ग्राफ, वर्टेक्स ऑफ फर्स्ट ग्राफ दैट इज इक्वल टू वर्टेक्स ऑफ सेकेंड ग्राफ that is also known as correspondence between vertex of graph 1 and vertex of graph 2, and third one is sequence of degree। sequence of degree सेम होनी चाहिए। सीक्वेंस ऑफ डिग्री कहने का मतलब अगर यदि ये 2 डिग्री का है तो यहाँ भी 2 डिग्री होना चाहिए, 3 डिग्री का है तो यहाँ भी 3 डिग्री होना चाहिए। और सीक्वेंस कहने का मतलब पहले हम लोग जो ग्रेटर टर्म है, ग्रेटर टर्म को लेंगे, ग्रेटेस्ट टर्म को लेंगे, उसके बाद उससे लोअर 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 ऐसा करके हम लोग चलते चलेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं सीक्वेंस। तो जिसकी हाईएस्ट डिग्री होगी उसको पहले लिखेंगे, उससे लोवेस्ट डिग्री वाले को नेक्स्ट में, उससे लोवेस्ट डिग्री वाले को नेक्स्ट में, उससे लोवेस्ट डिग्री वाले को नेक्स्ट में। तो ऐसा हम लोग देखते हैं कि एक ग्राफ G1 लिए और एक ग्राफ G2 लिए, ये दोनों ग्राफ आइसोमॉर्फिक है या नहीं। तो आइसोमॉर्फिक होने के लिए हमने 3 पॉइंट को कहा, ये 3 पॉइंट होना नेसेसरी है। पहला कि ग्राफ G1 का एज और ग्राफ G2 का एज इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि इस ग्राफ में कितने एजेज हैं, 1 2 3 4 5। इस ग्राफ में 5 एज हैं। इस ग्राफ में देखते हैं 1 2 3 4 5। इस ग्राफ में भी 5 एज है। तो नंबर ऑफ ग्राफ्स, नंबर ऑफ एज इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ वर्टेक्स। This one is called first vertex, this one is called second vertex, third vertex, fourth vertex। 4 वर्टेक्स हैं। ग्राफ 2 में हम लोग देखते हैं फर्स्ट वर्टेक्स, सेकेंड वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स, फोर्थ, इसमें भी 4 ग्राफ है। द नंबर ऑफ वर्टेक्स
are also is equal to 4 and which is equal. Both graph have vertex are equal, both graph have edge are also equal. So in that case we can be say that graph G1 and graph G2 is isomorphic. एक और चीज हम लोग को देखना क्या है, अभी तक तो आइसोमॉर्फिक का दो कंडीशन फॉलो हो गया। अब थर्ड कंडीशन हम लोग ये देखते हैं, सीक्वेंस ऑफ डिग्री। सीक्वेंस ऑफ डिग्री या डिग्री ऑफ सीक्वेंस ऐसा कह सकते हैं। डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स दैट इज इक्वल टू 2, डिग्री ऑफ बी वर्टेक्स दैट इज इक्वल टू 3। तो डिग्री हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, तो जितना एजेज होता है उसी को हम लोग कहते हैं डिग्री। ए का एजेज कितना है 1 2 2 डिग्री, बी का एजेज कितने हैं 1 2 3 डिग्री। डिग्री ऑफ सी दैट्स इज इक्वल टू 1 2 2 एंड डिग्री ऑफ डी दैट इज इक्वल टू 1 2 3 दैट इज इक्वल टू 3 डिग्री। सेम इस ग्राफ में भी हम लोग देखेंगे कि x की डिग्री कितनी है, डिग्री ऑफ x दैट इज इक्वल टू 3 1 2 3, डिग्री ऑफ y दैट इज इक्वल टू 1 2 3, डिग्री ऑफ w दैट इज इक्वल टू 1 2 एंड डिग्री ऑफ z इज इक्वल टू 1 2 दैट इज इक्वल टू 2। तो डिग्री ऑफ सीक्वेंस में हम लोग देखते क्या है, डिग्री ऑफ सीक्वेंस हम लोग पाते क्या है कि ग्राफ G1 का डिग्री जो है 3 3 2 2 एंड ग्राफ G2 का डिग्री जो है 3 3 2 2। हम लोग देख रहे हैं कि डिग्री ऑफ सीक्वेंस भी मिल रहा है। दैट मीन्स ग्राफ G1 और ग्राफ G2 में एज भी कॉरस्पॉन्डेंस, वर्टेक्स भी कॉरस्पॉन्डेंस एंड डिग्री ऑफ सीक्वेंस भी कॉरस्पॉन्डेंस। ये तीनों कंडीशन फॉलो होने के कारण दो ग्राफ G1 एंड G2 जो है हम लोग का क्या है, आइसोमॉर्फिक है। तो ऐसे हम लोग आइसोमॉर्फिक डिसाइड करते हैं। एक कंडीशन और हम लोग कोशिश करेंगे कि वो कंडीशन भी पालन हो जाए, उसको कहते हैं मैपिंग। तो देखेंगे दोस्त कि ये जो डिग्री जो है 3, ग्राफ G1 की डिग्री 3 जो है ये किसका है, तो मान लिया जाए कि ये B का है, B का डिग्री 3। ग्राफ G2 में 3 डिग्री वाला वर्टेक्स कौन है, तो 3 डिग्री वाला वर्टेक्स यहां पर x है, मान लिया जाए। उसी तरह से फिर यहां 3 डिग्री वाला वर्टेक्स कौन है ग्राफ G1 का, तो D है। उसी तरह से 3 डिग्री वाला वर्टेक्स ग्राफ G2 में कौन है, यहां तो x ले लिए, ये y हो जाएगा। फिर से 2 डिग्री वाला वर्टेक्स G1 में कौन है, तो A है एंड 2 डिग्री वाला नेक्स्ट C है। उसी तरह से 2 डिग्री वाला ग्राफ G2 में कौन है, तो एक तो W है और एक है Z है। इस तरह से है। तो दोस्त अब मैपिंग हम लोग करते हैं। मैपिंग कैसे करेंगे कि अगर यदि ये 3 डिग्री का वर्टेक्स है तो B और D को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि उसमें एजेज है कि नहीं। B और D में एजेज है। अगर यदि B और D में एजेज है तो यहां भी हम लोग देखते हैं कि x की डिग्री 3 और y की डिग्री 3 है, तो ये दोनों में एजेज है कि नहीं है, किसका x और y का, तो x और y में भी एजेज है। इसका यह मतलब एज कॉरस्पॉन्डेंस है। फिर आगे हम लोग देखते हैं इसकी डिग्री 2 है और इसकी डिग्री 3 है और इसकी डिग्री 2 है, तो D और A के बीच एज आया है या नहीं, D और A के बीच एज है। तो ग्राफ G1 में D और A के बीच अगर यदि एज है, इसका यह मतलब कि Y और W के बीच भी एज होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं Y और W के साथ एज है।
इसका यह मतलब ये भी एज कॉरस्पॉन्डेंस हो रहा है। फिर आगे देखते हैं हम लोग, ए और सी, इसकी डिग्री कितनी है? सी की 2 है, तो 2 डिग्री वाले का हम लोग देखते हैं एजेज मिला करके। ए और सी में कोई एजेज नहीं है, तो ये श्योर है कि वहां भी 2 डिग्री वाला जो है W और Z में कोई एजेज नहीं होना चाहिए, तो यहां भी कोई एजेज नहीं है। इसका यह मतलब एज भी कॉरस्पॉन्डेंस हो रहा है, वर्टेक्स भी कॉरस्पॉन्डेंस हो गया, और डिग्री ऑफ सीक्वेंस भी कॉरस्पॉन्डेंस हो गया, और मैपिंग भी कॉरस्पॉन्डेंस हो गया। इन सारी कंडीशन को फॉलो होने के कारण इस तरह का ग्राफ जो भी होता है वो ग्राफ हम लोग का आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स कहलाता है। कभी कभी कोई ग्राफ जो होता है वो आइसोमॉर्फिक नहीं होता है, तो आइसोमॉर्फिक कब नहीं होता है वो हम लोग देखते हैं। दिस वन इज वर्टेक्स U1, वर्टेक्स U2, वर्टेक्स U3 एंड वर्टेक्स U4 एंड वर्टेक्स U5। ये एक ग्राफ हो गया G1। एक ग्राफ और लेते हैं, V1 वर्टेक्स, V2 वर्टेक्स, V3 वर्टेक्स, V4 वर्टेक्स और एक वर्टेक्स V5, और ये हो गया हम लोग का V6। इसमें हम लोग थोड़ा सा एक वर्टेक्स और बढ़ा देंगे, इसको U3 जो है इसको बढ़ा करके U4 तक ले जाते हैं हम लोग। वर्टेक्स U4 एंड U5 वर्टेक्स U6 वर्टेक्स। देखिए दोस्तों, बड़ा ही मजेदार ग्राफ है, ग्राफ G1, ग्राफ G2। अब देखिए ये आइसोमॉर्फिक होगा कि नहीं होगा। हमने 4 कंडीशन बताया था। पहले नंबर ऑफ पेजेस इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ वर्टेक्स इक्वल होना चाहिए, डिग्री ऑफ सीक्वेंस इक्वल होना चाहिए, और मैपिंग भी होना चाहिए। तो कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है जिसके चलते वो अगर यदि कॉरस्पॉन्ड्स नहीं होता है तो वो आइसोमॉर्फिक नहीं होता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या ऐसा चीज है जिसके चलते आइसोमॉर्फिक है या नहीं। अगर यदि नहीं है तो किसके चलते नहीं होगा, हम लोग देखते हैं। पहले वर्टेक्स हम लोग काउंट करते हैं। नंबर ऑफ वर्टेक्स दैट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। यहां पर U1 U2 U3 U4 U5 U6, हम लोग का 6 वर्टेक्स हो गया। इसमें भी देखते हैं वर्टेक्स, नंबर ऑफ वर्टेक्स किसमें, ये G1 का हुआ। अब यहां G2 का देखेंगे, G2 का V1 हुआ, V2 हुआ, V3 V4 V5 एंड V6। यहां भी नंबर ऑफ वर्टेक्स हम लोग का 6 हो गया। V1 V2 V3 V4 V5 V6, 6 वर्टेक्स हो गया। अब नंबर ऑफ एज लेते हैं, किसका, G1 का। तो नंबर ऑफ एज, एक एज हो गया U1 U2, पहला एज, दूसरा एज, इसका नाम दे देते हैं एज 1, एज 2, एज 3, एज 4, एज 5। ऐसा करते हैं, एज 1, एज 2, एज 3, एज 4, एज 5। उसी तरह से नंबर ऑफ एज ग्राफ G2 दैट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ऐसा करते हैं 1 2 3 4 5। तो इसका भी 5 एज, इसका भी 5 एज। यहां देख रहे हैं वर्टेक्स सेम हुआ, वर्टेक्स कॉरस्पॉन्डेंस हो गया, एज सेम हुआ, एज कॉरस्पॉन्डेंस हो गया। अभी तक का कंडीशन में ऐसा लग रहा है कि दोनों ग्राफ आइसोमॉर्फिक होगा। अब थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन ये है, डिग्री ऑफ सीक्वेंस, डिग्री ऑफ सीक्वेंस, डिग्री ऑफ सीक्वेंस देखते हैं G1 का ग्राफ 1 का डिग्री यहां कितना है 1, इसका कितना हुआ 2,
U3 का कितना हुआ 2, U4 का कितना हुआ, चूंकि 1 2 3 एजेस निकल रहे हैं तो 3, U5 का कितना हुआ, U5 का चूंकि एक ही एज है इसलिए 1, और इसका हो गया U6 का भी 1, चूंकि एक ही एज है। अब इसको हम लोग सीक्वेंस में लिख देंगे। सीक्वेंस में कैसे, 3 2 2 1 1 1, ये हम लोग का हो गया डिग्री ऑफ सीक्वेंस। उसी तरह से डिग्री ऑफ सीक्वेंस किसका, G2 का लेते हैं। G2 में हम लोग देखते क्या है, G2 में डिग्री ऑफ सीक्वेंस ऑफ G2 का क्या होगा, इसका हो गया 1, V1 का 1, V2 का 1 और 1, 2, V3 का 1 2 3, V4 का 1 2 और V5 का 1 और V6 का भी 1 है, क्योंकि इसमें से एक ही एज निकल रहे हैं। तो इसको सीक्वेंस में लिख देते हैं, 3 2 2 1 1 1, इतना हो गया। अब हम लोग सीक्वेंस मिला के देखते हैं, 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1। डिग्री ऑफ सीक्वेंस इज आल्सो आइडेंटिकल, दैट मीन्स डिग्री ऑफ सीक्वेंस of graph G1 is corresponding to degree of sequence of graph G2. In this case, G1 and G2 are also isomorphic. One case is this vertex is called pendant vertex. This one is called pendant vertex. मैंने कहा था वैसा एक वर्टेक्स जिसकी डिग्री 1 एंड ओनली 1 हो उसको हम लोग पेंडेंट वर्टेक्स कहते हैं, और वो किसी एक वर्टेक्स से जाकर के इंसिडेंट होता हो। अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि U5 और U6 जो है U4 पर इंसिडेंट है, तो यहां पर 2 पेंडेंट वर्टेक्स हुए और यहां पर V वर्टेक्स जो है वो V3 पर इंसिडेंट है। इसका यह मतलब यहां 1 पेंडेंट वर्टेक्स हुआ, तो चूंकि पेंडेंट वर्टेक्स 2 इन दिस ग्राफ G1 एंड पेंडेंट वर्टेक्स 1 इन दिस ग्राफ ऑफ G2, सो डिफरेंस ऑफ पेंडेंट वर्टेक्स ऑफ ग्राफ G1 एंड G2 इन दिस केस ग्राफ G1 एंड G2 इज नॉट आइसोमॉर्फिक। सो हम कह सकते हैं कि यह एक कारण, डिफरेंस होने के कारण, पेंडेंट वर्टेक्स डिफरेंस होने के कारण ये दोनों ग्राफ G1 एंड G2 जो है वो आइसोमॉर्फिक नहीं है। तो दोस्तों क्या होना चाहिए, आइसोमॉर्फिक होने के लिए पेंडेंट वर्टेक्स भी सेम होना चाहिए। जब तक पेंडेंट वर्टेक्स सेम नहीं होगा तब तक हम लोग आइसोमॉर्फिक नहीं कहेंगे। तो इस तरह से कुछ और ऐसे कंडीशंस हैं, इस कंडीशन के बारे हम लोग ग्राफ जैसे जैसे आगे ग्राफ चलते जाएंगे वैसे वैसे ग्राफ में हम लोग विशेष विभिन्न तरह के कंडीशन को फॉलो करते हुए चलेंगे, और आइसोमॉर्फिक है कि नहीं, आइसोमॉर्फिक कैसे होगा नहीं होगा उसको हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिलहाल आगे के वीडियो में फिर हम लोग चर्चा करेंगे।